सो दोबारा स्टार्ट हुए हैं चैप्टर 1 जो इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसी स्टेट्स वाला जो चैप्टर था, चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग, उसके सेकंड पार्ट में। तो ये जो सेकंड पार्ट है हमारा, उसमें हम देखेंगे प्रिंसी स्टेट्स जो थे उसको कैसे इंटीग्रेट किया गया, कौन कौन सी प्रिंसी स्टेट्स थी जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया, और क्या अप्रोच रहा गवर्नमेंट का इनको इंटीग्रेट करने में इंडिया में। तो सबसे पहले प्रिंसी स्टेट्स वो सारे स्टेट्स थे जो ब्रिटिश के कंट्रोल में थे और जो ब्रिटिश की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर चुके थे। क्लियर। अब सुप्रीमेसी को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए बोलते हैं दिस वाज कॉल्ड एज पैरामेंटेंसी और द सुजर्निटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। तो जब इन्होंने ब्रिटिश की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया था तो अल्टीमेटली इनको कई सारे बेनिफिट्स को दिया जाता था। अब ये बेनिफिट्स क्या थे कि इनको अपने इंटरनल अफेयर वगैरह मैटर को कंट्रोल करने दिया जाता था, और कोई भी इसमें ब्रिटिश ऑफिसर्स जो था कोई भी इनके एम्पायर के अंदर ज़्यादा दखलंदाजी वगैरह नहीं देता था। प्रॉब्लम कब हुआ? प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया का अनाउंस कर दिया कि अब हम लोग इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं। बिटली इट मीन्स इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट। उस टाइम ब्रिटिशर्स ने प्रिंसी स्टेट्स को अनाउंस कर दिया कि आप अब लोग आज़ाद हैं। आज़ाद है इसका मतलब क्या है कि आप या तो आप इंडिया के पार्ट में जा सकते हो या आप पाकिस्तान के पार्ट में जा सकते हो। आइदर यू कैन ज्वाइन इंडिया, आइदर यू कैन ज्वाइन पाकिस्तान, और यू कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। ये जो जब बोला गया ब्रिटिशर्स के द्वारा तो यही सबसे प्रॉब्लमेटिक था, या तो वो इंडिया के पास चले जाए या वो पाकिस्तान के पास चले जाए या वो आज़ाद रहे। तो दिस वाज अ प्रॉब्लम क्रिएटर फॉर द इंडिया, क्योंकि अगर जो मान लो कोई भी इंडिया के बाउंड्री वाला प्रिंसी स्टेट्स आज़ाद रहना चाहता तो हम कैसे उसको आज़ाद रहने दे सकते, वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसीलिए हम चाहते थे कि मैक्सिमम जो हमारे प्रिंसी स्टेट्स है, जो इंडिया के बॉर्डर जो बनेंगे कम से कम, उसके अंदर सभी तो प्रिंसी स्टेट्स इंडिया के पार्ट हो जाए। ठीक है। तो टोटल कितने प्रिंसी स्टेट थे? वो 565 हमारे प्रिंसी स्टेट्स टोटल ही। अगर जो आप इस मैप को देखेंगे तो इसमें क्लियरली हमारे क्या है, टोटल प्रिंसी स्टेट्स जो है हमारे दे रखे हैं। तो ये जितने भी ब्लू बॉक्स वाले हैं हमारे, ये सारे हमारे प्रिंसी स्टेट्स थे। तो जम्मू कश्मीर हो गया, अजमेर हो गया, आप देखोगे इस साइड तो जूनागढ़ हो गया, बलूचिस्तान हो गया, मैसूर हो गया, ठीक है, मद्रास स्टेट, हैदराबाद, इस साइड देखोगे तो मणिपुर, ये त्रिपुरा, ये सब क्या है हमारे इंडिपेंडेंट प्रिंसी स्टेट्स। और येलो वाला पार्ट जो है हमारा क्या चीज़ का था? येलो वाला पार्ट जो है हमारा पूरा का पूरा इंडिया का पार्ट था। तो अभी जो प्रिंसी स्टेट्स में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटर जो प्रिंसी स्टेट्स है वो था एक जम्मू एंड कश्मीर, इस साइड देखोगे तो जूनागढ़ है, यहाँ पे हैदराबाद है। एंड साउथ से ईस्ट साइड नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो नॉर्थ ईस्ट में यू विल फाइंड द प्लेस लाइक मणिपुर। ये जो चार हमारे जो थे ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटर थे, और इन्होंने ही इंटीग्रेट करने में हमें बहुत ही ज़्यादा डिफेंस को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम को क्रिएट किया था कि ये जानबूझ के इंडिया के पास नहीं है, ये सब आज़ाद रहना चाहते थे। तो इंडिया ने कैसे डील किया है वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले और इसी टॉपिक में पढ़ रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ प्रॉब्लम? प्रॉब्लम स्टार्ट तब हुआ कि जब त्रावणकोर के जो रूलर थे, उसके अलावा जो हैदराबाद के जो निजाम थे, इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, इन्होंने कहा कि नाउ वी वांट टू रिमेन इंडिपेंडेंट, हम इंडिया का पार्ट नहीं आना चाहते। जब इन्होंने थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस दिखाया तो इनको देख के जो भोपाल के हमारे नवाब थे उन्होंने भी थोड़ा बहुत क्या कर दिया कि नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ये क्या एक टाइप से प्रोपोट कर रहे थे, प्रोवोक कर रहे थे बाकी प्रिंसी स्टेट्स को कि आप इंडिया का पार्ट मत बनो। बट हाँ, गवर्नमेंट ने क्या अप्रोच किया, गवर्नमेंट ने सबसे एक काबिल उस टाइम के जो जिसको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, जिनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है, तो उन्होंने सरदार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उस टाइम के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर थे, इनको अपॉइंट किया गया कि आपको क्या करना है, जितने भी प्रिंस स्टेट्स हैं इनके साथ नेगोशिएट करना है, इनको डिप्लोमेटिकली भरोसा दिलाना है कि अगर जो आप इंडिया के अंदर आओगे तो अल्टीमेटली आपका ज़्यादा भला होगा। तो क्या करना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे इंपॉर्टेंट काम दिया गया कि इन सारे प्रिंसी स्टेट्स को मना के क्या करना है, इंडिया के अंदर लेके आना है। तो जो जो टोटल 500 टोटल प्रिंसी स्टेट्स कितने थे? 565। तो जो जो टोटल 565 प्रिंसी स्टेट्स थे, इसमें से कुछ ही प्रिंसी स्टेट्स ऐसे बच गए जो इंडिया का पार्ट नहीं बनना चाहते थे। बाकी ऑलमोस्ट सभी प्रिंसी स्टेट्स ने क्या कर लिया, इंडिया का पार्ट बनने के लिए वो लोग तैयार हो गए। अब जब ये सारे प्रिंसी स्टेट्स इंडिया का पार्ट बनना स्टार्ट हो गए तो गवर्नमेंट ने तीन अप्रोच किया, तीन तरह से पॉलिसी अपनाई, तीन अप्रोच को लागू किया। सबसे पहला अप्रोच तो उनका ये था कि जो इंडिया में डायरेक्टली आना चाहते हैं, दोज हु वांट टू डायरेक्टली वांट टू कम टू इंडिया, तो जो इंडिया में आना चाहते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, वो डायरेक्टली इंडिया में आ सकते हैं। दूसरा उन्होंने देखा कि जो इंडिया में नहीं आना चाहते,
थोड़ा वो हिचक रहे हैं कि अगर जो वो इंडिया का पार्ट बन जाएंगे तो शायद जो उनकी आज़ादी थी, जो इंडिपेंडेंस थी, वो सारी इंडिपेंडेंस वगैरह खत्म हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने उनके साथ क्या किया, फ्लेक्सिबल अप्रोच किया। फ्लेक्सिबल अप्रोच मतलब उनको थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी दे दी गई कि आप हमारे पास आ जाओ, बट हाँ कुछ चीज़ों के लिए आप आज़ाद भी रहोगे। क्लियर? तो उससे क्या होगा, जितने भी एकोमोडेट प्लूरलिटी वगैरह होगी, जो अलग अलग विचार वाले लोग हैं वो भी इस तरह को देंगे। जब उनको कहा जाएगा कि आप आज़ाद हो थोड़ा बहुत, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी आज़ादी को मेंटेन रखने के लिए वो इंडिया का पार्ट बन जाएंगे। जो तीसरा जो बैकड्रॉप था पार्टीशन का, जिसके कारण कई सारे इंडिया में पार्ट नहीं बनना चाहते, तो उसमें हमारी पॉलिसी यह थी कि किसी भी तरह से उनको हम अपने नेशन के अंदर लेके, किसी भी तरह से हमें उनको अपने देश के अंदर लाना है। तो बेसिकली तीन अप्रोच था। सबसे पहला, जो इंडिया में आना चाहते थे दे आर मोस्ट वेलकम, जो नहीं आना चाहते थे उनको हम थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देते थे ऑटोनॉमी के मामले में, वो सेकंड अप्रोच। और तीसरा जो था, जो हम नहीं आना चाहते थे बिल्कुल ही, उनको हम क्या करेंगे, ज़बरदस्ती करके इंडिया में लेके आएंगे, कुछ भी हो जाए। तो ऐसे करते करते 15 अगस्त 1947 आज़ादी से पहले ही हमारे जो स्किल्ड फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने बहुत सारे प्रिंस स्टेट से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवा लिया था। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक डॉक्यूमेंट था, जो डॉक्यूमेंट क्या करता है बेटा, ये डॉक्यूमेंट अगर जो किसी प्रिंस स्टेट ने साइन कर दिया, इसका मतलब क्या, वो इंडिया के पार्ट बनने के लिए तैयार है, बिना किसी भी रुकावट के और बिना किसी भी टर्म एंड कंडीशन के। तो सभी प्रिंस स्टेट ने साइन कर दिया था बाकायदा 3-4 के, जस्ट लाइक कि जूनागढ़ ने नहीं किया, हैदराबाद ने नहीं किया, कश्मीर में ने नहीं किया, एंड मणिपुर। तो ये चार जो थे, इन चारों का इंटीग्रेशन कैसे हुआ वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जूनागढ़ में क्या हुआ, जूनागढ़ में प्लेबिसाइट कर दिया गया। प्लेबिसाइट का मतलब क्या होता है, प्लेबिसाइट एक वो प्रोसेस होता है कि जहाँ की जनता डिसाइड करती है कि वो इसका पार्ट बनना चाहती है या उस कंट्री का पार्ट बनना चाहती है। तो जब जूनागढ़ में प्लेबिसाइट किया गया तो जूनागढ़ की जनता ने ये डिसीजन किया कि हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। तो जैसे ही प्लेबिसाइट का डिसीजन आया, उसके बाद जो जूनागढ़ के प्रिंस थे वो क्या थे, वो छोड़ के भाग गए कहाँ पे, पाकिस्तान में, क्योंकि वो पूरे कंप्लीट जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। और उनके लिए तो एक फेमस कहानी भी है कि वो अपने इवन वाइफ वगैरह को भी छोड़ के वो अपने कुत्तों के साथ भागे थे कहाँ पे, कि उनको कुत्तों जानवरों से इतना प्यार था कि वो अपने वाइफ और बीवी बच्चों को छोड़ के वो अपने कुत्तों के साथ अपने पाकिस्तान भाग गए थे। तो प्लेबिसाइट करवा के जूनागढ़ को ले लिया गया। और इस चैप्टर में हम हैदराबाद और मणिपुर के बारे में पढ़ेंगे, बट जो 8th चैप्टर है उसमें हम कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उनका इंटीग्रेशन किया गया। सो बने रहिए, नेक्स्ट टॉपिक में हम हैदराबाद के बारे में पढ़ेंगे और हमारा जो मणिपुर है ये वाला टॉपिक को हम कवर करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।